दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमारी मेन विशेषताएं। तो देखिए, अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि जब हमारा संविधान बना तब उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन तब से लेकर अब तक काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी है और आज के दिन इसमें 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं और शेड्यूल्स 8 से बढ़कर हो चुके हैं 12। शेड्यूल 8 से 12 हो गए हैं और आर्टिकल्स 395 से 465 हो गए हैं। ये इतने सालों के अंदर अमेंडमेंट्स के कारण हुआ। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो है 5 अमेंडमेंट। एक तो 7th अमेंडमेंट, एक 42nd, 44th, 73rd और 74th। 42nd अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेजर चेंज आया था संविधान के अंदर। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये इंदिरा गांधी सरकार के टाइम हुआ था। 42nd जो अमेंडमेंट आई थी, इमरजेंसी के जस्ट बाद की बात है। अब जब इतनी मेजर अमेंडमेंट आई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी हुआ। उस केस का वर्डिक्ट काफी लैंडमार्क वर्डिक्ट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती, याद रखिएगा। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो संविधान का आर्टिकल 368 है, मैं आपको बता दूं 368 आर्टिकल अमेंडमेंट का आर्टिकल है जो ये बताता है कि संविधान के अंदर अमेंडमेंट कैसे हो सकती है। तो इस केस ने कहा कि आर्टिकल 368 आपको अमेंडमेंट करने की इजाजत तो देता है, लेकिन उस इजाजत का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट किसी हालत में चेंज नहीं कर सकती। इस सीमा में बांध दिया इस वर्डिक्ट ने कि आर्टिकल 368 का अनलिमिटेड यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। सबसे पहली फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो संविधान है पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान है। लिखित संविधान अगर बात करें तो सबसे लंबा है। ये लंबा हुआ कैसे इतना, इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं कि भारत देश ही बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में अलग अलग तरह के, विविध तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग लैंग्वेजेस के। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने का। तो एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गए। दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में यहां मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफी कुछ इस संविधान में लिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफी बल्कि था, काफी भारी भरकम था और उस एक्ट से काफी आइडिया लिया गया है इस संविधान को बनाते समय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कारण भी इसकी बल्कीनेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ज्यादा भारी हो गया। और क्या रीजन है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अलग संविधान है और कुल मिला के सेंटर का अलग से संविधान है। ऐसा नहीं है। एक ही संविधान में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस भी हैं और उसी संविधान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोविजन भी है। इस कारण भी ये काफी लेंथी हो जाता है। अगला रीजन है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। मतलब जो लीगल ल्यूमिनरीज है, एडवोकेट टाइप के लोग हैं, वो संविधान बनाते टाइम ज्यादा इन्वॉल्व रहे। हमने पिछली क्लास में कवर भी किया। तो लीगल ल्यूमिनरीज ज्यादा थे और आपको पता है जब वकील लोग जब कोई चीज बनाएंगे तो वो कोशिश करेंगे सारे प्रोविजन उसमें कवर कर लिए जाएं। ठीक है, कोई भी इफ एंड बट बचे ना। इस कारण भी ये संविधान काफी हमारा लेंथी हुआ। और लास्ट क्या रीजन है कि कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। कि संविधान में तो अगर चाहते तो मेन मूलभूत आधारभूत चीजें लिखकर छोड़ सकते थे। डिटेल्ड प्रोसीजर तो कानूनों में आता है, लेकिन इस संविधान में हम लोगों ने क्या किया कि फंडामेंटल प्रोविजंस तो इंक्लूड किए ही किए, उसकी डिटेल के अंदर भी आगे प्रोविजंस भी काफी ज्यादा इसमें इंक्लूड किए गए। इस कारण भी ये संविधान हमारा काफी लेंथी हुआ। तो ये तो रीजंस हैं संविधान के लेंथी होने के। अगली क्या फीचर है? अगली फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज।
जो हमारा संविधान बना है वो काफी सारी रिसोर्सेस को मिलाकर बना है। हमने पहले भी पढ़ा कि लगभग 60 कंट्रीज के संविधान पहले पढ़े हमारे संविधान निर्माताओं ने, और उसके बाद हमारा संविधान बना। 60 कंट्रीज के संविधान देखे, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो मैंने आपको बताया ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आइडिया लिया, ये सब जोड़कर हमारा संविधान बना है। तो मेन में अगर देखा जाए तो जो हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, हमारे देश की पॉलिटिकल व्यवस्था का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट मतलब हमारे संविधान के अंदर क्या है, एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, याद रखिए मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं थी, बाद में इंक्लूड हुई है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो फिलोसफिकल पार्ट में फंडामेंटल राइट्स और डीपी, एफआर फंडामेंटल राइट्स, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एफआर एंड डीपी, ये वाला आइडिया कहां से लिया गया? ये वाला आइडिया लिया गया अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन और आयरिश संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आइडिया लिया। जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और जो बाकी हर बहुत से कंट्रीज के संविधान में हमने कुछ ना कुछ निकाला, जैसे कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो रशिया हो गया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, और भी काफी सारे, इन संविधानों से भी हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, अब अगली फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान रिजिड भी है, कठोर भी है, सख्त भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब उसमें लचीलापन भी है, दोनों का मिक्सचर है। सख्त और लचीलेपन का मिक्सचर है, ब्लेंड है। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि रिजिड संविधान कौन सा हो सकता था? रिजिड संविधान वो होता कि अगर उस संविधान में कोई अमेंडमेंट लानी है तो पूरा कम्बरसम एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो संविधान चेंज हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं हमारा संविधान पूरा रिजिड है। फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल वो संविधान होता अगर कोई भी प्रोविजन चेंज करना है तो जैसे आम कानून में बदलाव किया जाता है वैसे संविधान बदल दिया जाता, तो हम कहते हैं हमारा संविधान पूरा लचीला है, पूरा फ्लेक्सिबल है। लेकिन नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों का मिक्सचर है। कैसे? आर्टिकल 368 मैंने अभी आपको बताया। आर्टिकल 368 है जो संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन लिए बैठा है। तो आर्टिकल 368 में दो तरीके दिए गए हैं, दो टाइप्स हैं अमेंडमेंट करने के। दो टाइप्स कौन कौन से हैं कि कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जिनके अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उसके 2/3 लोगों का समर्थन आना चाहिए। मान लो कि 90 लोग हैं तो 90 में से 60 या उससे ज्यादा सहमत हो तो ही अमेंडमेंट होगी। प्लस जो टोटल मेंबरशिप है उसके मेजोरिटी, अज्यूम करो कि हमने कहा कि मान लो 100 पर्सन है, टोटल मेंबर 100 है, टोटल मेंबर 100 है, 100 के अंदर से जिस दिन संविधान की वोटिंग हो रही है मान लो अमेंडमेंट की, उस दिन 60 लोग ही आए हैं, उस दिन 60 लोग ही आए हैं। तो प्रोविजन क्या है? देखो मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा कि मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 मेंबर है, तो पहली क्या शर्त है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरी है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। 100 मेंबर मान लो प्रेजेंट है और 100 मेंबर मान लो टोटल है और प्रेजेंट है मान लो 60 मेंबर, 60 मेंबर आए हैं। तो पहली शर्त है 60 मेंबर का 2/3, कम से कम 40 या उससे ज्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए। एंड दूसरी क्या है? जो टोटल मेंबर है, टोटल 100 है ना, तो 100 का मेजोरिटी मतलब 51%, तो 51 या उससे ज्यादा भी होने चाहिए, दोनों को मिलाकर जो भी हायर होगा। मतलब इस दशा के अंदर 51 लोगों की कम से कम सहमति होनी चाहिए। समझ गए ना? दोनों पॉइंट कवर कर लीजिएगा ये कि, एक मिनट प्लीज, टोटल मेंबर्स की तो मेजोरिटी 100 है तो 51 या उससे ज्यादा, और जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 या उससे ज्यादा की सहमति, दोनों शर्तें अगर पूरी होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है। ये दोनों शर्तें
पूरी करने को नाम दिया गया है स्पेशल मेजोरिटी। इसे क्या कहेंगे? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए कुछ प्रोविजंस के लिए। तो अच्छा, कुछ और जो प्रोविजंस हैं उनमें ये दोनों शर्तें देखो रिपीट होगी ना, यहां पर एक ये रही दूसरी ये रही, मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, आधी से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये रफ बता रहा हूं कौन कौन से प्रोविजन इसमें कवर होते हैं। अगर मान लो हम संविधान में ऐसी अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिसका प्रभाव स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी पड़ेगा, तो दूसरे वाली शर्त होगी। इन प्रोविजंस में वो आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ रहा है तो पार्लियामेंट की तो स्पेशल मेजोरिटी होनी ही चाहिए, पार्लियामेंट की तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। प्लस जो देश में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें आधे से ज्यादा स्टेट इस अमेंडमेंट के लिए राजी होंगे तो ही अमेंडमेंट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। यदि कोई ऐसा प्रोविजन है जिसका प्रभाव स्टेट गवर्नमेंट्स पर नहीं पड़ रहा तो सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, केवल ये ऊपर वाली दो शर्तें की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ प्रोविजंस पे तो केस 1 लग गया और कुछ प्रोविजंस पर केस 2 लग गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं, उन केसेस के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट लेके आनी है, बहुत छोटे मोटे केसेस आते हैं उसके अंदर, तो आपको ये आर्टिकल 368 फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आम कानून में बदलाव लिया जाता है वैसे ही बदलाव आप संविधान में भी कर सकते हैं। मतलब सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट नोट कम्स अंडर आर्टिकल 368। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो आर्टिकल 368 में नहीं आते, तो उन्हें आप जैसे सिंपल कानून बदलते हैं पार्लियामेंट में, वैसे आप संविधान में बदलाव लेके आ सकते हो। तो हो गया ना ब्लेंड, मिक्सचर हो गया ना, कि कुछ तो क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भी पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी लो प्लस स्टेट गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लो आधे से ज्यादा, कुछ एक में ओनली पार्लियामेंट की, और कुछ एक में क्या है सिंपल कानून की तरह, उसमें क्या है सिंपल मेजोरिटी से भी आप संविधान बदल सकते हो। तो इसलिए हमने कहा कि हमारा संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का मिक्सचर है। फोर्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखो यहां पे फेडरल का मतलब समझा दूं। फेडरल का मतलब वैसे तो भाईचारा होता है, बट यहां पर फेडरल का मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स का जोड़ है। तो हमारा देश बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स का जोड़ है। विद यूनिटरी बायस, कि अलग अलग स्टेट्स का जोड़ तो है लेकिन स्टेट्स को ज्यादा पावर नहीं दी हुई। यूनिटरी, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। कैसे? आर्टिकल जो फर्स्ट है हमारा, आर्टिकल 1 है, वो इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है। पूरा आर्टिकल नहीं लिख रहा मैं, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर। उसमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा भारत क्या स्टेट्स की यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो हमारा जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे दो मतलब निकलते हैं। एक तो यूनियन ऐसे यूनियन है, मतलब स्टेट्स की यूनियन है, मतलब आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, एक ही है सभी स्टेट्स मिलकर एकता उनके अंदर है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, स्टेट्स हैव नॉट राइट टू सीड, कि जो स्टेट्स है वो उस यूनियन में से निकल नहीं सकते। जब यूनियन बोल दिया, जब एग्रीमेंट नहीं है तो कोई एग्रीमेंट तोड़ के उसमें से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश के जितने भी स्टेट है, कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि मैं अलग होकर अपना अलग देश बनाऊंगा। कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, और उनके आपस में कोई एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है। पूरा इंडिया यूनियन के तौर पर चलता है, फिर भी स्टेट्स तो हैं। तो फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस है। इस फेडरल सिस्टम के कारण ही, यूनिटरी बायसनेस होने के कारण, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे केसी वेयर ने कहा कि हमारा संविधान क्वासी फेडरल है। मॉरिस जोन्स ने कहा कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कह सकते हैं इसे। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और आइवर जेनिंग्स ने कहा कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कह सकते हो इसे। तो ये हमने अभी तक 4 फीचर्स की है हमारे संविधान की। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 5th फीचर। एक्चुअली क्या है, किसी भी लोकतंत्र में 2 तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, एक पार्लियामेंट्री और एक है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर होती है, पार्लियामेंट्री के अंदर पीएम के पास सुप्रीम पावर होती है। हालांकि पार्लियामेंट्री के अंदर भी प्रेसिडेंट होता है, बट वो एक नाम मात्र की पावर लिए होता है। मेन पीएम के पास सुप्रीम पावर होती है, स्टेट्स में सीएम के पास होती है, ऑल ओवर नेशन लेवल पर पीएम के पास पावर होती है।
तो पार्लियामेंट्री का एग्जाम्पल है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती है। प्रेसिडेंशियल में जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करती है। हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के जो संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म को चुना गया, कारण ये बिकॉज ब्रिटिश ऑलरेडी राज कर रहे थे। देश के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को ऑलरेडी जानते थे, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म को चुना गया था। इसीलिए हमारे देश के अंदर आज भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही चुनाव होते हैं और वही पीएम सीएम वही सिस्टम रहता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेन फीचर्स कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, किसी भी सरकार में 3 मेन अंग होते हैं, एक जुडिशरी, एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव का काम है लेजिस्लेशन बनाना, कानून बनाना, जो कि पार्लियामेंट में बनते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के आपको पता है विधानसभा में बनते हैं, बट अभी आप नेशनल लेवल पे बात करें तो लेजिस्लेचर कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में। तो लेजिस्लेटिव क्या हो गया? पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हो गया। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी ये करती है कि देश के अंदर कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या शिकायतें आ रही है, कोर्ट केस वगैरह वो चलते हैं। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है, जिसमें हम सरकार को हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव देश के अंदर कानून की पालना करवाने की जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की होती है। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून का पालन करवाता है, और इसके अलावा जुडिशरी कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा उसकी शिकायतें वगैरह चुनता है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है? जो रियल एग्जीक्यूटिव है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव जैसे देश की सरकार हो गई, जिसमें पीएम सुप्रीम हो गया, राज्य सरकार में सीएम सुप्रीम हो गया, वो तो रियल एग्जीक्यूटिव है। वही लोग हैं जो देश के अंदर जिनका कानून व्यवस्था बनाए रखने की मेन जिम्मेवारी है। लेकिन एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है जो राष्ट्रपति होता है यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर गवर्नर होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। मेजोरिटी पार्टी रूल, रूल किसका चलेगा? मेजोरिटी पार्टी का, जो सरकार बहुमत में आएगी उसी का शासन होगा। और क्या फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम की? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें एग्जांपल है देश की सरकार, तो देश की सरकार पार्लियामेंट को उत्तरदायी है कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप देखते हो ना कि पार्लियामेंट में विपक्ष मुद्दे उठाता है कि आप लोगों ने ये कर दिया, ये नहीं किया। क्योंकि वो क्वेश्चन क्यों उठा पा रहा है? बिकॉज पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जवाब मांग सकती है एग्जीक्यूटिव से। और एग्जीक्यूटिव कौन है? उसी पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको हमने क्या है, एग्जीक्यूटिव बना दिया। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जो देश की सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के जो लोग मिनिस्टर बनकर एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, वो लोग जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट को। गेटिंग? मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? वो सभी एमपी जिन्हें लोगों ने चुना है। लोकसभा में एमपी बैठते हैं, आपको पता ही है ना। और राज्यसभा के अंदर भी क्या है, जो एमपी हैं कुछ नॉमिनी होते हैं, कुछ वो क्या है इनडायरेक्टली चुनकर जाते हैं। तो पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं जिनको लोगों ने चुना हुआ है। सपोज करो बीजेपी के भी कुछ एमपी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, या कुछ अन्य भी बैठे हैं। सरकार तो इनमें से एक की ही हो सकती है ना जिसका बहुमत होगा, लेकिन एमपी तो सारे ही हैं। सारे एमपी मिलकर लेजिस्लेचर बनाते हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर पार्टी की जिसकी सरकार है, उसके एमपी में से कुछ एक को मिनिस्टर बना दिया। तो जो मिनिस्टर हैं वो एमपी भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, मतलब वो लेजिस्लेचर के पार्ट भी हैं और एग्जीक्यूटिव के पार्ट भी हैं। तो ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के तौर पर तो मिनिस्टर है ही है, इसके अलावा वो एमपी भी हैं। क्या था? मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर। समझ में आ गया आपको? इसके बाद पीएम सीएम एज लीडर। बिल्कुल, नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर मेन लीडर होता है, स्टेट लेवल पर जो चीफ मिनिस्टर है वो मेन लीडर होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। देखिए, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस कॉन्टिन्यूइंग सदन होता है, कॉन्टिन्यूइंग हाउस है, कभी वो भंग नहीं होता।
हमेशा रहता है। हाँ, उसके कुछ मेंबर्स हर साल रिटायर होते रहते हैं, नए चुनकर आते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। वहीं जो लोकसभा है वो हर 5 साल में भंग होती है। एक्सेप्शनली पहले भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे 5 साल तक एक सरकार रहेगी तो लोकसभा रहेगी, फिर क्या है नए इलेक्शन होंगे, पुरानी लोकसभा भंग हो जाएगी और नई लोकसभा का गठन कर लिया जाएगा। तो ऐसा भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो ये फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया की। ब्रिटिश में भी यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हालांकि एक दो पॉइंटों में ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री फॉर्म और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है चेंजेस हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि हमने कहा कि हमारे देश के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, लेकिन हमारे देश में तो जो राष्ट्रपति है उसको चुना जाता है। वो एक इनडायरेक्टली एक चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, उसमें वो चुना जाता है। आगे चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट का, वहां हम देखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। लेकिन ब्रिटेन में चुनाव नहीं होता। ब्रिटेन मोनार्की सिस्टम है, एक पर्टिकुलर परिवार के सदस्य ही आगे से आगे पीढ़ी उनकी चल रही है और वो राष्ट्रपति का पद उन्हें दे दिया जाता है। और वैसे भी वो नॉमिनल पद है, कोई पावर बहुत ज्यादा उसके पास है नहीं। और दूसरा क्या फर्क है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है। सोवरन मतलब सर्वोच्च नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशरी होती है बहुत भारी। ऐसा नहीं है कि संसद ने जो मर्जी चाहा वो कानून बना दिया, जुडिशरी उसको देखती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरन है, उसी की मेन लास्ट में चलती है, देसी भाषा में अगर बात करें तो। अगला क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में हो सकता है कि पार्लियामेंट सोवरन हो या फिर जुडिशियल सोवरन हो। पार्लियामेंट सोवरन अभी डिस्कस किया कहां है, ब्रिटेन में, और जुडिशियली सुप्रीमेसी कहां है, अमेरिका में। पहले दोनों को अलग अलग लेवल पे देखते हैं। अमेरिका में जुडिशरी जो है वो सबसे ऊपर है। जुडिशरी ने जो कह दिया वही पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ेगा, वो है जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक्सट्रीम एग्जांपल। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरन है, पार्लियामेंट ने जो कह दिया वही फाइनल होगा। ये है पार्लियामेंट्री जो अपना जो फॉर्म है सोवरेंटी है उसका एक्सट्रीम एग्जांपल। हमारे देश में एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मिक्सअप है। कैसे है देखिए, जुडिशियल सुप्रीमेसी एग्जांपल अमेरिका। इंडिया में क्या है, अगर पार्लियामेंट कोई गलत कानून बना दे और वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी के पास पावर है कि भाई संविधान के हिसाब से क्यों नहीं है, ये कानून गलत है, उसको वॉइड करार दे सकती है, उसको इनवैलिड कर सकती है जुडिशरी। तो जुडिशरी हो गई पार्लियामेंट के ऊपर। आप बोलोगे तो अच्छी बात है, ये तो जुडिशरी सुप्रीमेसी हो गई। नहीं, इसका एक चीज और है, अगर पार्लियामेंट को लगे कि संविधान ही गलत है तो पार्लियामेंट के पावर क्या है कि वो संविधान को ही बदल सकती है। पार्लियामेंट संविधान को ही आर्टिकल 368 में बदल सकती है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी का। तो ये मिक्सचर है कि कुछ केसेस में इंडियन जुडिशरी क्या है, पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू वर्ड बारी बारी आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कानून को जुडिशियल पॉइंट से देखना, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। अगर गैर संवैधानिक है तो उसको इनवैलिड कर दिया। और पार्लियामेंट्री सोवरेंटी जैसे ब्रिटेन में होता है, हमारे यहाँ क्या पॉइंट है उसका कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट संविधान को ही बदल सकती है। वो एक अलग बात है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता, वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ हद तक बदल भी सकती है। तो दोनों का मिक्सअप है हमारे यहाँ। तो कुछ जगह पार्लियामेंट्री सोवरेंटी दिखती है, कुछ जगह जुडिशियल सुप्रीमेसी दिखती है। अगला है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब ये कि हमारे देश के अंदर, जैसे कुछ देशों में क्या होता है, केंद्र सरकार के अलग कोर्ट होते हैं। केंद्र सरकार मतलब जो सेंटर के कानून हैं उनके लिए अलग कोर्ट बने होते हैं, और जो स्टेट के कानून हैं उनके लिए अलग कोर्ट बने होते हैं। मतलब यूनियन की जुडिशरी अलग होती है और स्टेट की जुडिशरी अलग होती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। चाहे कोई राज्य के कानून का मुकदमा हो, चाहे सेंटर के कानून का मुकदमा हो, कोर्ट हमारे पास एक ही है और सारे कोर्ट आपस में बंधे हुए हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। आपको पता है जब केस आप नीचे के कोर्ट में हार जाओ तो देन यू विल गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नहीं बन पाया तो यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा इंटीग्रेटेड मैनर है और सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दोनों ही यहां आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर और है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी हम देखेंगे इन शॉर्ट में।
जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट गारंटर है एफआर आपके फंडामेंटल राइट्स का भी। तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का गारंटर भी है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, आपस में बंधी हुई है, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के दबाव में नहीं है, और इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या है, एक तरीके से ये सिक्योर करती है। नेक्स्ट फीचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स ही फीचर है। हमारे पास 5 मूलभूत हमारे क्या है, आधार है, जो हमारे जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आप फ्रीडम है, आपको जहां मर्जी घूम सकते हो, जो मर्जी आप संविधान के दायरे में रहते हुए कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका शोषण होता है उसके अगेंस्ट आप अपनी आवाज उठा सकते हो। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, जिस मर्जी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिस मर्जी कल्चर को फॉलो करो, एजुकेशन पाने का आपको हक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप संविधान आपको अधिकार देता है कि आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल का मतलब यही है कि अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो आप जस्टिस की डिमांड कर सकते हो, आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हो कि हमें हमारे अधिकार दिलाए जाए। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्या करेगा, आपको रिट मतलब एक तरह अपील लगाना, एक रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, मैंडामुस है, सर्टियोरारी है एंड क्वो वारंटो है। ये नाम एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, और इन रिट्स में क्या होता है, आगे चैप्टर आएगा पूरा, वहां हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल नाम देख लीजिए कि ये किस चीज की रिट है, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने की रिट है। अगर किसी का हनन होता है तो ये रिट क्या है, काम करेगी आपको ऊपर से आदेश दिलाने में कि हाँ जी इसका फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे क्या है, हनन हो रहा है, इसको रोका जाए। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामुस, सर्टियोरारी एंड क्वो वारंटो। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नाम से ही मीनिंग समझो, डायरेक्शंस दी गई है कुछ सिद्धांतों की। संविधान डायरेक्शन देता है सरकारों को, आपको नहीं, जनता को नहीं, सरकारों को डायरेक्शन देता है कि आप प्लीज अपने कानूनों में इन सिद्धांतों का पालन करें, इन चीजों का पालन करें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, पहली बात तो पार्ट 4 है इसका। हमारा संविधान कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है, आर्टिकल्स के ग्रुप बने हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, हम इसको आगे शॉर्ट में डीपीबी बोलेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में है। जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनको हम 3 हिस्सों में बांटा है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। एक्चुअली क्या है, अभी हम फीचर्स कर रहे हैं तो हर चीज थोड़ी थोड़ी सुनने में आ रही है। अब इसका पूरा चैप्टर आएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर आएगा, और जो हमने पहले भी किया है वो अमेंडमेंट का पूरा चैप्टर आएगा, हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। अभी हम बस इन शॉर्ट देख रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में है। सभी के सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो सोशलिस्टिक है, समाजवादी, एक गांधीयन और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल, 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। और ये क्यों बने हैं, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए, कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अगर सरकारें पालन करें कानून बनाते टाइम तो देश के अंदर वेलफेयर स्टेट, राम राज्य टाइप स्टैब्लिश हो जाएगा। नॉन जस्टिसिएबल, इंपॉर्टेंट, अगर सरकारें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले कानून नहीं बनाती है तो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल थे, ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो फिर भाई बनाया क्यों, इसलिए बनाया ताकि देश की सरकारों के ऊपर क्या है, एक मोरल ऑब्लिगेशन रहे। मोरल ऑब्लिगेशन देता है स्टेट अथॉरिटीज को। फिर आप बोलोगे मोरल कौन मानता है, क्यों नहीं किया इसे जस्टिसिएबल, इसके पीछे भी अलग कहानी है। जब देश जब आजाद हुआ तो सारे फंडामेंटल राइट्स देश की सरकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देश की सरकारें आपको दे पाए, इतने रिसोर्सेस हमारे पास थे नहीं। धीरे धीरे ये क्या है, लागू हो रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली ओरिजिनल संविधान के अंदर थी ही नहीं। जब इमरजेंसी के बाद जब अमेंडमेंट आई, मैंने कहा था ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई संविधान के अंदर। आर्टिकल 51A ऐड किया गया संविधान के अंदर,
पार्ट 4th ए ऐड किया गया, पार्ट 4th डीपी का था, 4th ए बना दिया गया साथ में, और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का बनाया गया। 42nd अमेंडमेंट में 11 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। फिर बाद में एक 86th जब अमेंडमेंट आई तो उसमें एक ड्यूटी और जोड़ी गई। ड्यूटीज क्या है, वही भी हमें नेशनल फ्लैग का क्या है, एक तरह से उसकी क्या है, बेइज्जती नहीं करनी है और नेशनल एंथम की इज्जत करनी है, देश की सोवरेंटी, भाईचारे को बनाए रखना है। इस तरह की हमारे पास 12 फंडामेंटल ड्यूटीज आएगी, डिटेल में चैप्टर आएगा, वहां इसको पढ़ेंगे। और ये भी नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आप इनका पालन नहीं करते तो आप के ऊपर कोर्ट केस नहीं हो सकता। अभी आप देखते हैं ना, भी कोई हम न्यूज में सुनने को मिलता है कि फलाना पर्सन कहता है कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, ये नहीं करूंगा, उस पर मोरल प्रेशर जरूर बनाते हैं बट उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। इस तरीके से हमारी कुल मिला के अभी तक 10 फीचर्स हो चुकी है। अब हम करते हैं इससे आगे।